गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 विद नेचर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंदेरी के युद्ध की। तो ये चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया। यह युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य लड़ा गया था। जैसा कि हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में अफगान सरदार इब्राहिम लोधी को पराजित करने के बाद खानवा के युद्ध में राजपूतों को भी पराजित कर दिया था। लेकिन बाबर राजपूतों की शक्ति को पूरी तरीके से दबा नहीं पाया था। अतः बाबर राजपूतों की शक्ति को पूरी तरीके से दबा देना चाहता था। अतः उसने चंदेरी की ओर अपना ध्यान किया। चंदेरी की ओर अपना रुख जो उसने किया, उसके 3 कारण थे। कौन से 3 कारण थे? पहला, अगर हम पहले रुख की बात करें तो जो ये मेदिनी राय हैं, ये एक शक्तिशाली राजपूत सरदार थे और जो चंदेरी का किला था वह एक सुरक्षित किला था। तो बाबर को यह भय था कि कहीं मेदिनी राय राजपूतों को फिर से संगठित कर उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी न कर दे। दूसरा कारण यह था कि जो ये किला था, चंदेरी का जो किला था, यह मालवा और बुंदेलखंड, ये जो चंदेरी का किला था यह मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित था। तीसरा कारण यह था कि इस चंदेरी के किले से मालवा और उत्तर भारत की सड़क भी यहाँ से गुजरती थी। अतः हम पूरी अगर ऑल ओवर बात करें तो यह जो चंदेरी का किला था यह सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। अतः बाबर इस किले पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसके लिए बाबर ने क्या किया? बाबर ने मेदिनी राय को एक यह प्रस्ताव भिजवाया कि वह शमशाबाद का किला लेकर के चंदेरी का किला बाबर को दे दे। यह प्रस्ताव उसने मेदिनी राय के पास भिजवाया। लेकिन अगर हम मेदिनी राय की बात करें तो मेदिनी राय राणा सांगा के परम मित्र थे और वह राणा सांगा के साथ कई युद्धों में उनके साथ भी लड़े थे। यहाँ तक कि खानवा के युद्ध में भी वह राणा सांगा की ओर से लड़े थे। अतः जो मेदिनी राय हैं वो कहीं न कहीं बाबर को अपना परम शत्रु मानते थे। अतः बाबर ने जो यह प्रस्ताव भेजा कि शमशाबाद के बदले चंदेरी का किला उसे दे दें, इस प्रस्ताव को मेदिनी राय ने ठुकरा दिया। जबकि मेदिनी राय यह भी अच्छी तरीके से जानते थे कि इस प्रस्ताव को ठुकराने का मतलब है युद्ध। लेकिन मेदिनी राय ने शत्रु सेना के सामने झुकने का निर्णय न लेते हुए युद्ध का निर्णय लिया। तो जैसे ही मेदिनी राय ने यह प्रस्ताव ठुकराया, बाबर अपनी सेना लेकर के चंदेरी पहुंच गया और उसने चंदेरी पर घेरा डाल दिया। लेकिन चंदेरी का किला जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो चंदेरी का किला था यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था और बाबर के पास भारी तोपें, हाथी और अन्य भारी साजो सामान भी थे। तो अगर बाबर ये भारी सामान लेकर इस पहाड़ी पर, पहली बात तो चढ़ना ही बहुत दुष्कर कार्य था, लेकिन फिर भी अगर बाबर इस भारी सामान को लेकर पहाड़ी पर चढ़ भी जाता और जैसे ही वह नीचे उतरता उसे राजपूती सेना का सामना करना पड़ता और इस समय बाबर की सेना थकी होती तो कहीं न कहीं राजपूत सैनिक बाबर की सेना पर भारी पड़ सकते थे। यह बाबर अच्छी तरीके से जानता था।
और मेदिनी राय भी यह बात जानते थे। इसलिए यह कहा जाता है कि बाबर ने मेदिनी राय को आश्चर्यचकित करते हुए एक रात में ही, ये जो पहाड़ी थी इसके चारों ओर, यह इस पहाड़ी को काट के एक रास्ता बना दिया था। एक ही रात में इस पहाड़ी को काटकर एक रास्ता बना दिया और इस रास्ते के द्वारा ही वो अपनी तोपों और अन्य साजो सामान के साथ किले के सामने पहुंच गया। सुबह जब मेदिनी राय उठे तो उन्होंने शत्रु सेना को अपने किले के बाहर पाया। मेदिनी राय ने भी युद्ध करने का निर्णय ले लिया। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर सेना की, तो यहाँ पर बाबर की सेना बड़ी थी। क्यों? क्योंकि जो उत्तर भारत के जो दो शक्तिशाली शासक थे, जिसमें इब्राहिम लोधी दिल्ली के शासक और मेवाड़ के शासक राणा सांगा, ये उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे और इन दोनों शासकों को बाबर ने पराजित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं बाबर का जो वर्चस्व था या जो उत्तर भारत में उसका प्रभाव था वह बढ़ रहा था और बहुत से अफगान सरदारों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वह उसकी सेना में भी भर्ती हो गए थे। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो बाबर की यहाँ पर चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना बड़ी थी और मेदिनी राय की सेना छोटी थी। लेकिन जैसा हमने कहा कि मेदिनी राय ने शत्रु सेना के सामने न झुकते हुए युद्ध का निर्णय लिया था और इस प्रकार युद्ध शुरू हुआ और मेदिनी राय अपने सैनिकों के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इधर राजपूत स्त्रियों ने किले के अंदर जौहर कर लिया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो यह चंदेरी का युद्ध भी बाबर ने जीत लिया। अब इस प्रकार बाबर पानीपत, खानवा और चंदेरी के युद्धों में विजयी रहा। अब इसके बाद हम अगला युद्ध पढ़ेंगे, घाघरा का युद्ध। तो आइए देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। तो यह युद्ध कब लड़ा गया? यह लड़ा गया 6 मई 1529 को। यह युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था। लेकिन अगर हम बात करें यह युद्ध किसके बीच हुआ, तो यह युद्ध बाबर और महमूद लोधी के मध्य हुआ था। तो महमूद लोधी कौन थे? तो यह अफगान सरदार थे। जैसा कि आपने पानीपत के युद्ध में पढ़ा था कि इब्राहिम लोधी भी अफगान शासक थे और इनको बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित कर दिया था। लेकिन वह अफगानों की शक्ति को पूरी तरीके से दबा नहीं पाया था और यह अफगान सरदार बार बार विद्रोह कर रहे थे और इन विद्रोहियों को बिहार और बंगाल के शासकों का समर्थन प्राप्त था। इसमें प्रमुख रूप से बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। ये जो विद्रोहियों को सहायता कर रहे थे, इसमें जो बंगाल के शासक हैं ये प्रमुख थे। तो अगर जब बात करें, जब इधर बाबर तो जैसा हमने बताया कि अफगान विद्रोह बार बार कर रहे थे और जब बाबर चंदेरी पर अपना घेरा डाले हुए था तो उस समय इन अफगान विद्रोहियों ने अवध में बहुत उपद्रव मचाया था। लेकिन बाबर यहाँ चंदेरी पर अपना घेरा डाले हुए था, अतः वो इस विद्रोह को दबाने में नाकाम था। तो इधर जब विद्रोहियों ने देखा कि बाबर कहीं ना कहीं यहाँ फंसा हुआ है और वो यहाँ नहीं पहुँच सकता, तो विद्रोहियों ने आगे बढ़ करके कन्नौज,
कन्नौज और शमशाबाद। कन्नौज और शमशाबाद पर अधिकार कर लिया और वह आगरा की ओर भी बढ़ रहे थे। इधर बिहार में महमूद लोदी भी अपनी सेना को संगठित कर रहा था और चुनार पर घेरा डालने के लिए बढ़ रहा था। तो बाबर कहते हैं, बाबर जब चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को उसने पराजित कर दिया तो वहां से वो सीधे अवध की ओर गया और उसने अवध के विद्रोही जो अवध में अफगान विद्रोही थे उन सभी को मार भगाया और कन्नौज और शमशाबाद के विद्रोहियों को भी दंडित किया। इधर जो ये महमूद लोदी थे, ये इन्होंने चुनार पर घेरा डाल रखा था। तो बाबर अब इन विद्रोहियों को दंडित करने के बाद चुनार की ओर बढ़ गया। जैसे ही इन विद्रोहियों को यह पता चला कि बाबर चुनार की ओर बढ़ रहा है, विद्रोही भागकर बंगाल और बिहार की ओर चले गए। बाबर ने साफ रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि इन विद्रोहियों को कोई भी शरण न दे। लेकिन जैसा हमने बताया कि नुसरत शाह इन विद्रोहियों में जो सहायता कर रहे थे, इसमें प्रमुख रूप से नुसरत शाह थे। उन्होंने बाबर की इस बात को अनसुना कर दिया। बाबर इधर गंगा नदी पार करते हुए घाघरा के तट पर पहुंच गया। अब इधर बाबर जो है वो घाघरा के तट पर तो पहुंच गए। अब अगर हम बात करें महमूद लोधी की, तो महमूद लोधी का यह सोचना था कि बाबर ने जो 3 युद्ध लड़े हैं, जिसमें पानीपत, खानवा और चंदेरी, इन 3 युद्धों में बाबर की जो सेना है कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है, ऐसा महमूद लोधी का सोचना था। लेकिन कहीं ना कहीं यह महमूद लोधी का भ्रम था। बाबर की सेना के मुकाबले में महमूद लोधी की सेना कमजोर थी और इसका आभास उसे जल्दी ही हो गया। तो कहते हैं ना कि जो महमूद लोधी को ये जो भ्रम था कि कहीं ना कहीं बाबर कमजोर है और इस समय उसको आसानी से हराया जा सकता है, तो महमूद लोधी ने क्या किया, वह बिना किसी तैयारी के युद्ध में कूद पड़ा। और इधर बाबर घाघरा नदी के तट पर पहुंच ही चुके थे, इधर महमूद लोधी भी घाघरा नदी के तट पर पहुंच गया। दोनों के युद्ध, भीषण युद्ध शुरू हुआ। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बाबर की सेना मजबूत थी और महमूद लोधी की सेना कमजोर थी। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मुगल अफगानों पर भारी पड़ने लगे। मुगल अपनी जान बचाने के लिए जो नदी थी घाघरा, उस घाघरा नदी में उतर गए। मुगलों ने वहां भी अफगानों का पीछा किया। इस तरीके से यह युद्ध जल और थल दोनों पर लड़ा गया। तो अगर हम बात करें तो मध्ययुगीन इतिहास का यह पहला युद्ध था जो जल और थल दोनों जगह पर लड़ा गया था। और कहते हैं इस युद्ध में घाघरा के जो नदी का जल था वो पूरी तरीके से लाल हो गया था। बाबर इस घाघरा के युद्ध में भी विजयी हुआ। महमूद लोधी भागकर बंगाल चला गया और बंगाल के शासक नुसरत शाह थे, उनको यह भी पता था कि वह अकेले बाबर का सामना नहीं कर सकते, अतः उन्होंने भी बाबर से संधि कर ली। और इस संधि के तहत उन दोनों ने यह बात रखी कि वे अब एक दूसरे की सहायता करेंगे और कभी भी किसी उनके शत्रु को अपने यहाँ शरण नहीं देंगे। लेकिन उसने महमूद लोधी को यह कहते हुए बंगाल में ही रोक लिया कि वह महमूद लोधी को बंगाल के बाहर अब नहीं जाने देगा। तो अतः बाबर और बंगाल के शासक नुसरत शाह के मध्य संधि हो गई। अब बचे थे बिहार। तो बिहार में जो लोहानी सरदार थे और जलाल खां, शेर खां, इन लोगों ने भी बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे बाबर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने लोहानी सरदारों को बिहार वापस कर दिया। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं बंगाल से तो इधर संधि हो ही चुकी थी, बिहार से भी संधि हो गई, क्योंकि बाबर लगातार युद्धों में व्यस्त था। अब वह भी कहीं ना कहीं शांति चाहता था। अतः यहाँ से वह वापस आगरा पहुंचा। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसे यह सूचना मिली
कि उसने हुमायूं को फरगना और समरकंद जीतने के लिए हुमायूं को बदख्शा भेजा था, लेकिन हुमायूं इसमें नाकाम रहा और हुमायूं वापस लौट आया। जब हुमायूं वापस लौट आया तो बाबर ने हिंदाल को जो है बदख्शा भेजा। लेकिन जैसे ही बाबर को यह सूचना मिली कि सईद खान ने बदख्शा पर आक्रमण किया है, उसने हुमायूं को वापस बदख्शा जाने को कहा। लेकिन बाबर ने बदख्शा जाने के लिए हुमायूं ने बदख्शा जाने के लिए मना कर दिया। तो बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दे करके उसे वहां भेज दिया। लेकिन कहते हैं हुमायूं जब संभल गया तो वहां वह बीमार पड़ गया और उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था। अतः उसे आगरा लाया गया, लेकिन वहां भी उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अतः एक कथा के अनुसार यह कहा जाता है कि बाबर ने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर उसके प्राण ले ले और उसके पुत्र के प्राण दे दे। इस प्रकार ये कहते हैं कि जैसे जैसे हुमायूं स्वस्थ होता गया, बाबर का स्वास्थ्य गिरता गया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन जो बात ये कही गई, इसका आधुनिक इतिहासकार खंडन करते हैं। इनमें एक इतिहासकार हैं जिनका नाम R.P. त्रिपाठी। R.P. त्रिपाठी का कहना है कि बाबर की मृत्यु उसके अस्त व्यस्त जीवन और भारत की गर्म जलवायु थी। मतलब बाबर का जो जीवन था इतना अस्त व्यस्त था और यहाँ की जो गर्म जलवायु थी, इसी के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। ये किसका कहना था? R.P. त्रिपाठी का। और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा या गुलबदन बेगम ने लिखी थी। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में इस बात की चर्चा की है कि इब्राहिम लोधी की मां ने बाबर को विष दिया था। यह बात गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में कही है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई और बाबर का जो सफर था वह समाप्त हुआ। तो हम लोगों ने बाबर के बारे में अगर देखें तो फरगना से लेकर के भारत तक के सारे सफर को पढ़ा। अब बाबर से संबंधित जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जब प्रश्न कुछ पूछे जाते हैं जो इसमें नहीं बताए हैं, उस पर भी हम चर्चा अगले वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, तो